शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और मैं वेलकम करता हूं आज आपको एक ब्रांड न्यू सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम एकदम बिल्कुल स्क्रैच से आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन और मार्केट है क्या चीज़ और ये कैसे काम करती है, वो एक पूरी सीरीज़ के थ्रू आउट मैं सिखाने वाला हूं आपको, जिसके अंदर आपका स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये कैसे काम करती है, क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। प्लस टेक्निकल एनालिसिस में आपको थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा। मतलब इतना एडवांस लेवल का तो देखो मुझे भी नहीं आता, लेकिन इतना मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने आप ही स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक को एक तरह से मतलब कब ग्रैब करना है और कब उसमें से एग्जिट लेना है, वो आप बाकायदा उसमें से सीख पाओगे। प्लस फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको सिखाऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा एकदम स्क्रैच से सिखाएंगे आपको कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिर होती क्या चीज़ है और वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो अभी आज का जो ये फर्स्ट एपिसोड है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। लेकिन अगर हम अभी डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा स्टॉक मार्केट क्या होती है, तो आपका शायद वो पल्ले नहीं पड़ेगा, या फिर मतलब मेरी जो ऑडियंस है एक्चुअल में, जितने भी 90 या 100 के आसपास मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब बेसिकली जानते होंगे, लेकिन एक तरह से मतलब स्टॉक मार्केट होती क्या है वो चीज़ बहुतों को नहीं पता होगी। तो आज मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक मार्केट तक बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, मतलब स्टॉक मार्केट की ज़रूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं स्टॉक मार्केट से पीछे की जर्नी। मतलब स्टॉक मार्केट तक आएंगे बाद में, पहले मैं आपको स्क्रैच बता देता हूँ, मतलब एक तरह से स्क्रैच से स्टॉक मार्केट तक का सिस्टम समझा देता हूँ, फिर स्टॉक मार्केट क्या होती है फिर वो बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले आती है कंपनी। अब कंपनी में होते हैं 3 टाइप की कंपनी होती है। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, मतलब एक ऐसी तरह से, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को हम कहते हैं कि जिसमें एक ही बंदा यानी कि जैसे मान लो मैंने एक कंपनी बनाई शुभम लिमिटेड करके, तो उसकी जो 100% ओनरशिप रहेगी वो मेरे पास रहेगी, तो वो होगी सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब जो उसके अंदर जो भी काम वगैरह करेंगे, जो भी मेरी कैपिटल होगी या जो भी जिस तरीके से मैं उसको स्टार्ट करूंगा, वो 100% की ओनरशिप मेरे पास होगी। चाहे अब वो 100% की ओनरशिप में जितने भी पैसे मेरे लगेंगे, या तो वो मेरे होंगे खुद के, या मैं ऑन लोन लेके उसको बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, वो होगी सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होती है कि हिस्सेदारी वही 100% की रहेगी। 100% से ऊपर तो हिस्सेदारी हो ही नहीं सकती। 100% की जो हिस्सेदारी रहेगी वो मैं चाहे तो मैं अपने दोस्तों में उस चीज़ को कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब स्टेक दे दूंगा। जैसे 1% किसी को दे दिया अगेंस्ट 1 करोड़ रुपीज़, ये जो भी मेरा मतलब बढ़ता जाएगा तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता जाऊंगा। तो जो भी 100% की हिस्सेदारी होगी बाकायदा, वो मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के अंदर ही अगर मैं दे देता हूं, तो उसको बोलते हैं हम प्राइवेट कंपनी। ठीक है, उसके बाद उसके जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके आगे लिमिटेड लिखा होगा, तो मतलब लिमिटेड से आप समझ लेना कि वो प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद जब लिमिटेड हट जाता है वर्ड, तो हो जाती है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी कब आती है एग्जिस्टेंस में? पब्लिक कंपनी आती है जब वो कंपनी मार्केट पे लिस्ट हो जाती है। मतलब जब पब्लिक कंपनी क्या होगी, जब आम जनता ने जब किसी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले ली, तो वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। अब पब्लिक कंपनी कब बनेगी? पब्लिक कंपनी जब बनेगी जब वो मार्केट पे लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपनी का कॉन्सेप्ट। कंपनी का कॉन्सेप्ट क्लियर। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इन्वेस्टर्स का। ठीक है, अब कोई भी कंपनी बना लो, ठीक है, उसके ऊपर आपको फंड्स तो चाहिएंगे। मतलब अगर आपको कंपनी चलानी है तो आपको कैपिटल तो चाहिएगी ना। आप कितने बड़े, मतलब आप अगर अंबानी भी हो तो आप कितना कर लोगे? अब अंबानी का अगर आप रिलायंस की मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप होगी। तो 14 लाख करोड़ वो अंबानी के थोड़ी हैं पूरे के पूरे। वो उसने जितना अपना बूटस्ट्रैप या जितने भी उसकी इनकम हो, मतलब जितना भी उसका पैसा होगा, वो उसने लगा रखा है रिलायंस के अंदर। बाकी तो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हुआ है, पब्लिक की है ना बाकी होल्डिंग, तो वो तो पब्लिक की है या इंस्टीट्यूशनल बायर्स की है। तो जो हमको फंड देते हैं उनको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी कौन कौन सी टाइप की होती है, क्या क्या उनका रोल होते हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स में क्या होंगे? इन्वेस्टर्स में
हमारे 3-4 टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ एंजल इन्वेस्टर्स उनको बोलते हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। मान लो मैं कोई हूँ, मेरे पास 100 करोड़ रुपए एक्सेस फंड पड़ा है जिनकी मेरे को कोई नीड नहीं है, और मेरे को नहीं चाहिए कि बैंक मुझे उस पर 6 या 7% का एफडी वाला रिटर्न दे, ठीक है। तो मैं वो 100% जो 100 करोड़ रुपए हैं मेरे पास, वो मैं एक ऐसी कंपनी या ऐसी जगह पे लगाने की कोशिश करूंगा जहां से मुझे 20%, 30%, 15%, मतलब एक तरह से एफडी से ज़्यादा का रिटर्न मेरा जनरेट हो जाए। मतलब ईयरली 10% से ऊपर का अगर मेरे को इंटरेस्ट कहीं पे मिल रहा है, मतलब ईयरली 10% की मेरे को रिटर्न मिल रही है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तब मैं उसमें इंटरेस्टेड रहूँगा, ठीक है। तो वो एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो उन कंपनीज को फंड देते हैं जो एक तरह से बूट स्ट्रैप्ड है लेकिन जिनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे मान ले मैंने कोई कंपनी बनाई, किसी भी चीज़ की कंपनी बनाई, तो मेरे को पता है उसका, मतलब उनको पता है कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, कि 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में उनके पैसे 10 गुना या 5 गुना हो जाएंगे। तो वो उस टाइम पे हमको फंड देंगे, बदले में हमारी हिस्सेदारी ले लेंगे कंपनी की, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पीयर टू पीयर लेंडर्स। पीयर टू पीयर लेंडर्स तो आपको समझ होगा, पीयर मतलब पर्सन टू पर्सन लेंडर्स जो होते हैं। पर्सन टू पर्सन लेंडर कौन होगा? आपके फ्रेंड हो सकते हैं, डेट कैन बी योर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो वो तो आपको एक मतलब एक बड़े लेवल की फंडिंग नहीं दे पाएंगे, मतलब एक तरह से ना बूटस्ट्रैप क्या होता है, मतलब जो एक बिल्कुल जीरो से जो कंपनी स्टार्ट होती है उसको बूटस्ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। तो वो बूटस्ट्रैप को आपको थोड़ा पुश करने के लिए जो फंड चाहिए वो आप पीयर टू पीयर लेंडर से ले सकते हो। एंजल इन्वेस्टर्स मैंने आपको बता दिया। थर्ड नंबर पे आपके आते हैं पर्सनल इन्वेस्टर्स। पर्सनल इन्वेस्टर्स में भी वही होगा कि आपका फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स से आप फंडिंग ले सकते हो, या कोई भी आपके नॉन में बंदा हो तो उससे आप फंड उठा सकते हो। वो हो गए पर्सनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके बैंक्स एंड एनबीएफसी। अब बैंक्स का क्या रोल होता है? बैंक से आप इंटरेस्ट पे उठा लोगे तो वो 12-13% का इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज कर देंगे, तो वो आपका फंडिंग हो जाएगी, ठीक है, एक तरह से। और जब अगर मान लो, बैंक तो तभी देगा आपका लोन जब आपकी प्रॉपर एक बैक एंड पे टेस्टिंग होगी आपके कंपनी की, मतलब एक तरह से प्रॉपर है कि नहीं है, तो उस टाइम पे आपको बैंक लोन देगा, वो आपसे इंटरेस्ट लेगा 12 से 13% का, ठीक है। एक तो वो आपके पास सोर्स है इन्वेस्टर्स का। दूसरी चीज़ एनबीएफसी। एनबीएफसी आपको इंटरेस्ट कब देगी? जब आपको बैंक रिफ्यूज़ कर देगा, मतलब बैंक आपको लोन देने से मना कर देगा, उस टाइम पे एनबीएफसी रोल में आएगी। लेकिन एनबीएफसी का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो अराउंड 24 to 25% रहता है, मतलब वो 2% मंथली के हिसाब से आपको पड़ता है, ठीक है। वो एक तरह से वो एनबीएफसी और बैंक ये एक रोल हो गया। मतलब आप तक मैंने आपको बताया कि एंजल इन्वेस्टर बताया, एंजल इन्वेस्टर के बाद पीयर टू पीयर लेंडर्स बताया, पर्सनल इन्वेस्टर्स बताया, बैंक एंड एनबीएफसी बताया। उसके बाद आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब आपने एक शो देखा होगा सोनी लिव पे, शार्क टैंक का शो देखा होगा, बाकायदा देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या है? वो वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वो लोग। मतलब वो ना एक तरह से कंपनी जो कि जिनके अंदर ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है, मतलब जो कि 5 से 10 सालों में 10x की रिटर्न्स, मतलब उनका जैसे मान लो अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए फंडिंग दी किसी कंपनी को, तो जो वो 1 करोड़ की फंडिंग उसको 10 करोड़ रुपए अगर वो कर पाएंगे 5 से 10 साल में, तब वो फंडिंग उनको मिलती है, ठीक है। तो वो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट एक तरह से एक ही बात होती है कि वो एक जिनके पास एक्सेस में फंड्स पड़े हैं, बहुत ज़्यादा फंड पड़े हैं, और वो आपको वो प्रोवाइड कराते हैं अगेंस्ट योर कंपनी इक्विटी। मतलब इक्विटी क्या होती है? एक हिस्सेदारी होती है कंपनी के अंदर। जैसे मान लो मैंने कंपनी शुरू करी 100 करोड़ रुपए से, तो 1 करोड़ का 1% हो गया। तो मान लो अगर किसी ने मेरे को 1 करोड़ रुपए दिए, तो मैं उसके बदले में उसको 1% अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दे दूंगा, तो वो होगी हिस्सेदारी, ठीक है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक बाकायदा सीड इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं उनको, मतलब एक वो जब फंडिंग करते हैं, जब आपको नहीं सॉरी सीड इन्वेस्टर्स होंगे आपके पर्सनल इन्वेस्टर, जो आपको एक पुश देंगे स्टार्टिंग से थोड़ा ग्रोथ पोटेंशियल तक जाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल पे जाने के लिए आपको जो फंडिंग देंगे वो देंगे बैंक्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अभी हमारा इन्वेस्टर्स का राउंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है आईपीओ एंड एफपीओ, ठीक है। अब मैं ये समझाता हूँ। जब कोई कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको बताई, पब्लिक कंपनी बताई, प्राइवेट कंपनी बताई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इन्वेस्टर्स का बता दिया मैंने आपको। जब कोई कंपनी
अपने आप से, प्राइवेट कंपनी जो मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली से, इन दोनों से उठ के वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग लेने के बाद भी अगर उनके ग्रोथ में एक तरह से ग्रोथ पटरी पे नहीं आती है, मतलब एक ग्रोथ पकड़ने के लिए उनको अभी भी पैसों की ज़रूरत है, तो वो कंपनी लेके आती है आईपीओ। ठीक है, तो आईपीओ क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जाती है तो वो आईपीओ लेके आती है, जिसको बोलते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि फर्स्ट टाइम पब्लिक को हिस्सेदारी ऑफर करना। तो वो जब ये काम होता है तब वो बन जाती है पब्लिक कंपनी। अब आईपीओ में बकायदा किसी भी रेट पे वो ला सकते हैं अपना आईपीओ। वो इसका बकायदा मतलब पूरा प्रोसेस होता है, सेबी पे डीआरएचपी फाइल होती है, वो अप्रूव होती है, उसके बाद उनका जो रेट वगैरह डिसाइड होता है, कैपिटल डिसाइड होती है, मतलब इतने परसेंट वो शेयर डाइल्यूट करेंगे और इस रेट पे करेंगे और इतने टोटल शेयर्स होंगे। उसमें ऑफर फॉर सेल भी होता है, फिर फ्रेश इशू भी होता है। उनको बताना पड़ता है कि कंपनी अगर मान लो फ्रेश इशू कर रही है तो वो इस चीज़ के लिए कर रही है कि उनको किसी डेटर्स की पेमेंट करनी है या किसी भी चीज़ की पेमेंट करनी है, तो वो प्रोसेस होता है पूरा। आईपीओ इस चीज़ को बोलते हैं जब वो कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होने जाती है। उसके बाद आता है एफपीओ। अब एफपीओ क्या होता है, एफपीओ को समझने से पहले मैं आपको एक रूल समझाता हूँ। कोई भी कंपनी जब मान लो मेरी कोई कंपनी है जिसकी 100% की या 95% की या 90% की हिस्सेदारी मेरे पास है, तो मैं उसको पब्लिक में मतलब पब्लिक या मार्केट में लिस्ट करने जा रहा हूँ। लिस्ट कर दी मैंने वो कंपनी, तो उसके बाद है ना सेबी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो वो उसको रेगुलेट करती है जैसे मार्केट को। तो उनका एक रूल है 75 रूल। 75 रूल क्या कहता है बकायदा कि प्रमोटर्स यानी मैं जो कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ, जो कंपनी को चला रहा हूँ या कंपनी को एक तरह से मार्केट में एग्जिस्टेंस जिसकी वजह से कंपनी की हो रही है, तो उसको अपनी होल्डिंग को 75% तक लाना होता है कुछ ईयर्स में। 3 ईयर्स का टाइम होता है मेरे हिसाब से, हाँ, तो वो करना होता है। तो वो 75% वो किसी भी तरीके से कर सकता है। वो राइट्स इशू के थ्रू कर सकता है, अपनी कंपनी के शेयर्स मतलब शेयर हिस्सेदारी डाइल्यूट, ठीक है, वो ब्लॉक डील्स के थ्रू कर सकता है, या एग्जिस्टिंग मार्केट में 1-2% की हिस्सेदारी मतलब किसी को दे के वो उन मतलब एक प्रॉपर 2 बायर्स एंड सेलर्स के बीच में डील होके वो हिस्सेदारी हो सकती है डाइल्यूट। लेकिन फिर एक ऑप्शन आता है एफपीओ का, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, जब कोई मार्केट लिस्टेड कंपनी मतलब एक आईपीओ लेके आ चुकी है, जो कंपनी जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, वो वापस से शेयर्स को सेल करने के लिए आईपीओ टाइप का एक लेके आती है, जिसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ। तो उसमें वो शेयर्स को इशू करती है वापस से बेकायदा, तो उसको 75% तक लाने के लिए, दैट कैन बी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम x टाइम, कितने भी टाइम वो ला सकते हैं जब तक उसका 75% या उससे नीचे की हिस्सेदारी कंपनी में नहीं रह जाती। तो उसको बोलते हैं हम एफपीओ। ठीक है, एफपीओ में क्या होता है, एफपीओ में बेकायदा जो भी आता है एफपीओ डिस्काउंट पे आता है। मान लो अभी कोई कंपनी है उसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, तो एफपीओ आएगा 900, 800 या 800 से भी लेस में। ठीक है, तो फिर वो जब कंपनी लिस्टेड होती है, जो जिस दिन भी वो आईपीओ आएगा, 3 दिन का आईपीओ का टाइम होता है, वो 3 दिन में सब्सक्राइब होगा, फिर इशू, फिर अलॉटमेंट होगी। अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग डे वाले दिन वो 9:15 बजे हम उस शेयर को बेच पाएंगे, जब 9:15 बजे उसका उस दिन जो भी रेट चल रहा होगा। मान लो एक कंपनी है जिसका 1000 रुपये का शेयर चल रहा है मार्केट में, वो एफपीओ लेके आई 800 रुपीज़ पे। 800 रुपीज़ पे हमने उसको सब्सक्राइब कर दिया, 800 रुपीज़ के हिसाब से मुझे आईपीओ लॉट मिल गया 15,000 का जो साइज़ होता है। उसके बाद मान लो अलॉटमेंट हो गई मेरे को, अलॉटमेंट में वो शेयर्स मिल भी गए। उसके बाद 5 तारीख को उसकी लिस्टिंग है। 5 तारीख को 9:15 बजे मान लो उसका प्राइस चल रहा है 900 रुपीज़, 900 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो 800 रुपीज़ के हिसाब से मेरे पास 15 शेयर्स थे लगा लो, तो वो 900 चल रहा है उस दिन। मैंने वो 900 में मार्केट में बेच दिया, क्योंकि 900 उस दिन प्राइस चल रहा था। तो वो 100 रुपीज़ पर शेयर का मुझे प्रॉफिट हुआ। 15 शेयर का लॉट था, तो मुझे 1500 रुपये उस प्रॉपर पे प्रॉफिट हो गया, या फिर मैं उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड भी कर सकता हूँ। तो ये कंसेप्ट था आईपीओ एंड एफपीओ का। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। हमारा जो अब कंसेप्ट है वो है स्टॉक मार्केट एंड इंडेक्सेस का। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट क्या होती है उसको मैं बाद में बताऊंगा। बेसिकली स्टॉक क्या होता है मैं वो बताता हूँ आपको। एक कंपनी का 100% की हिस्सेदारी को हम छोटे छोटे फॉर्म्स में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो एक पार्ट, जो हमारा सिंगल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम स्टॉक। ठीक है, स्टॉक मान लो अब ये कंपनी है जिसकी 1 करोड़ की कैपिटल है। ठीक है, 1 करोड़ मतलब उसकी पूरी वैल्यू है कंपनी की। अब 1 करोड़ को मैंने
1 लाख रुपए के 100 शेयर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 100 शेयर्स में डिवाइड कर दिया। अब वो 100 शेयर किस चीज़ को डिनोट करेंगे, हर पर्टिकुलर शेयर 1% की हिस्सेदारी को डिनोट करेगा, ठीक है। अब उनकी ट्रेडिंग को मतलब उनके बाय सेल को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो स्टॉक क्या है, वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ कंपनी जिसको हम बाय एंड सेल करते हैं टू डिनोट आवर ओनरशिप इन द कंपनी, ठीक है। तो वो होते हैं स्टॉक। अभी स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे बायर एंड सेलर दो पार्टीज मिलती हैं जो एक कंपनी की हिस्सेदारी में ट्रेड लेती है, मतलब एक हिस्सेदारी में बाय सेल करती है। तो ये स्टॉक मार्केट होती है। अब इंडेक्सेस क्या होते हैं, अब इस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग इंडेक्सेस हमारी जो रेगुलेटरी है सेबी उन्होंने बना रखे हैं। अब उसके अंदर मेजर जो इंडेक्सेस है वो क्या है, निफ्टी 50 आपने सुना होगा, सेंसेक्स सुना होगा, निफ्टी आईटी सुना होगा, निफ्टी बैंक सुना होगा, पीएसयू सुना होगा, ये सारे सुने होंगे आपने, फार्मा सुना होगा। तो ये जो शेयर्स हैं, मतलब जैसे निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 के अंदर पूरे मार्केट की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्सेशन इज कॉल्ड निफ्टी 50। सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को डिनोट करता है। उसके अंदर क्या होता है, टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्सेशन इज सेंसेक्स 30, मतलब सेंसेक्स को जो बोलते हैं। उसके बाद बैंक आता है, निफ्टी बैंक के अंदर जो बैंक है टॉप के उनका होल्डिंग, मतलब उनके इंडेक्सेशन। फार्मा में फार्मा कंपनीज के इंडेक्सेशन। तो ये इंडेक्सेस हैं, हम इनके अंदर भी ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर दो पार्टीज मिलती है, बायर एंड सेलर, जो कि ट्रेड मतलब जो कि बाय सेल करती है एक कंपनी की हिस्सेदारी को आपस में यहाँ पे पब्लिक, मतलब बाय सेल जरूरी नहीं है दो ही पार्टी होंगी, मतलब दो ही बंदे होंगे। दैट कैन बी 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 10 करोड़। अभी अगर आप देखोगे तो CDSL जो डिपॉजिटरी है, जो ये स्टॉक हैंडलिंग का काम करती है, उनके पास 8 करोड़ डीमैट अकाउंट है। मतलब कि 8 करोड़ में अगर मान लो 4 करोड़ बायर एंड 4 करोड़ सेलर भी हैं, तो इतनी कैपेसिटी है इंडिया मार्केट की अभी, ठीक है। तो आप ये देखो कि मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर एंड सेलर मिलते हैं कंपनी की हिस्सेदारी में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर एंड सेलर मिलके ट्रेड लेते हैं कंपनी के अंदर, तो वो हिस्सेदारी बाय सेल होती है। अभी बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स की। तो स्टॉक मार्केट की बेनिफिट क्या है, अगर आपके पास कोई एक्सेस मनी है, मान लो 10,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ रुपये हैं, ठीक है। अब आप उसको किस तरह से, मतलब उस पर रिटर्न किस तरह से कमा सकते हो, आप उसकी एफडी करा सकते हो। एफडी में आपको मैक्स टू मैक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप एफडी कराओगे 7 to 8% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको किसी को लैंड कर सकते हो। लैंड करने में कितना 12% का इंटरेस्ट होता है ईयरली, यानी कि 1% अ मंथ का इंटरेस्ट होता है, वो आप कमा सकते हो। थर्ड होता है आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो, कंपनी की हिस्सेदारी खरीद सकते हो। आप ऐसी कंपनीज, अगर आप सक्षम हो, आपके पास नॉलेज है, तो आप एक ऐसी कंपनी का चुनाव कर सकते हो जो कि आपकी मान लो आपके पास 1 करोड़ कैपिटल है, 1 करोड़ की कैपिटल को 1 साल के अंदर 2 करोड़ कर सकती है, 3 करोड़ कर सकती है, 4 करोड़ 10 करोड़ रुपए भी कर सकती है। तो ऐसे ऐसे अगर आप कंपनीज़ का चुनाव करने में सक्षम हो तो आप बाकायदा मार्केट में आ सकते हो, मार्केट में उस पैसे को लगा सकते हो, आप उस चीज़ को मतलब उसमें आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न कमा सकते हो। तो मार्केट का बेसिकली यही फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा यह है कि मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ को एक वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए ये मार्केट चलाई जाती है। जैसे मान लो अगर मैंने कोई XYZ कंपनी बनाई जिसकी कैपिटल है 100 करोड़ रुपए, मतलब 100 करोड़ रुपए से उसकी वैल्यूएशन है, तो मैंने उसको मार्केट पे लिस्ट किया। मार्केट पे लिस्ट करने के बाद जब भी उसके अंदर बाय सेल होगा, बाय सेल होने से जो भी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वजह से मार्केट के अंदर कंपनी का लेवल भी बढ़ेगा। मान लो 100 करोड़ की वैल्यूएशन थी, ठीक है। उसके बाद बाय सेल होकर वो प्राइस जैसे जैसे स्टॉक्स का बढ़ता जाएगा, उससे कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की रिकॉग्नाइजेशन, वो सब इफेक्ट होती है, मतलब उससे वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये मार्केट के बेनिफिट्स थे।
आप डिस्कस करते हैं मार्केट के ड्रॉबैक्स। अभी ऐसा तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, मान लो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान नहीं है। हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे भी होते हैं, हर एक चीज़ के अपने नुकसान भी होते हैं। इसी तरह से मार्केट के अपने फ़ायदे भी हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए, तो मार्केट के अपने नुकसान भी हैं। मार्केट के नुकसान किस तरह से है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से अडानी के स्टॉक्स के अंदर 60 to 70% का फॉल आ चुका है। अडानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक 4,000 रुपये से घट के 1,000 रुपये रह गए थे, यानी कि 60, अगर आप इसको परसेंटेज की टर्म्स में कैलकुलेट करो तो 75% की वैल्यूएशन वहाँ पे इन्वेस्टर्स की डाउन हो गई थी। मान लो अगर 1 लाख करोड़ की कोई कंपनी है तो उसकी सिर्फ 25,000 करोड़ वैल्यूएशन बची थी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10x रिटर्न्स भी कर सकते हो 1 साल के अंदर, तो 10x रिटर्न्स को गवा भी सकते हो। यानी कि अगर आप 1 करोड़ रुपए मार्केट में आज के टाइम पे लगाओगे, अगर आपने स्टॉक का चुनाव गलत किया, स्टॉक आपको नहीं नॉलेज है और आपने स्टॉक को गलत पिक कर लिया या कोई गलत स्टॉक पिक कर लिया या किसी गलत तरीके में आप फंस गए, तो आपका 1 करोड़ रुपए 10-20 लाख रुपए या वो भी नहीं रहेंगे। मतलब ये इसका मेजर ड्रॉबैक है मार्केट का। तो अगर आपको एक सेफ साइड रहना है तो सेफ साइड के लिए तो वही एफडी रिटर्न्स ही आपके लिए काम आएंगी। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, अपनी कैपिटल पे ग्रो करना चाहते हो, अपनी कैपिटल को मतलब अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हो, तो आप बाकायदा मार्केट में आके ट्रेडिंग कर सकते हो, मार्केट में आके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि जहाँ अगर आपको इन रिटर्न मिलेगी तो वहाँ पे आपको रिस्क भी सहना पड़ेगा। तो ये था हमारा मार्केट के ऊपर फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपका चैनल से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स में वो बाकायदा कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बाकायदा वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी रिसेंटली में अगर ये फर्स्ट वीडियो है, अगर ये काम करेगी, ये आपको अच्छी लगी होगी, तो आगे से कंटिन्यूसली वीडियो आया करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।